हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि लास्ट डे मैंने जो है आपको स्टॉक लेवल्स के जो है अल्टरनेटिव फार्मूले थे और उस पर एक ही क्वेश्चन था आपका पुरानी बुक में, तो वो कंप्लीट कराया है। और आज मैं इससे आगे आपको एक छोटा सा टॉपिक है जिसके ऊपर एक ही क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन का टॉपिक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये एक ऐसा रेशियो है जो आपके आगे भी जो है सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के अंदर भी इसके बारे में, इसका नाम जैसे मटेरियल टर्नओवर रेशियो है, सामग्री आवर्त अनुपात, या जिसको अपन स्टॉक टर्नओवर रेशियो के नाम से भी फ्यूचर में आगे जो पढ़ते हैं बुक्स में उसमें जानते हैं। मटेरियल टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि एक वर्ष में सामग्री कितनी बार ख़त्म हुई है, समाप्त हुई है, या कितने दिन में समाप्त हुई है, वो इससे ज्ञात किया जाता है। मीन्स हाउ मैनी टाइम्स we consumed our stock of material and how much time is required for this purpose will be calculate by this ratio। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्टॉक जो रहता है मटेरियल का, हम उसको कितने दिन में पूरा कंप्लीटली ख़त्म कर देते हैं, तो वो इसके अंदर मटेरियल टर्नओवर रेशियो के अंदर देखा जाता है। जैसे यूजुअली आपने देखा होगा कि बिज़नेस है या हमारे आसपास की जो दुकानें हैं वो कभी खाली नहीं होती, वैसे तो हमेशा वो भरी रहती है। जैसे मटेरियल ख़त्म होता है वैसे वैसे वो लाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता होता है कि हमने जो पिछला लॉट मंगाया था, क्योंकि बेसिकली हर एक आदमी हर एक कंपनी का जो प्रोडक्ट खरीदता है तो या तो वो खुद वहाँ से परचेज करके लाता है, लेकिन आजकल मार्केटिंग का ज़माना है तो एजेंसी वाले खुद ही आते हैं आपके डोर पे और आके आपको कंटेनर्स जो है वो, जैसे मान लीजिए कि आप कोई अभी जैसे सैनिटाइज़र का बहुत चल रहा है तो आपने एक सैनिटाइज़र का कंटेनर मंगवाया, जैसे 50 पीस थे, तो वो 50 पीस कितनी बार जैसे आपने मंगवाए, साल में 10 बार, 20 बार, 30 बार। तो अभी जैसे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो पहले आप अगर एक कंटेनर मंगाते थे तो वो साल भर में एक बार ख़त्म होता था, मतलब उसका टाइमिंग, उसका रेशियो बहुत ही स्लो चलता था। लेकिन अभी जैसे वो कंटेनर आपका हर महीने ख़त्म हो जाता है, तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो से ये पता चलेगा कि आपका मटेरियल जो है जो आप मंगा रहे हो वो कितने दिन में ख़त्म हुआ या कितनी बार ख़त्म हुआ, दोनों इसमें पता लगता है। पहले ये पता लगता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप ये पता लगाए पहले कि साल में मेरा मटेरियल कितनी बार ख़त्म हुआ, तो आपको पता चला कि भाई वो साल में 10 बार हमने अपना मटेरियल जो है वो कंप्लीट कर दिया। और अगर आप उसको टाइम में देखना चाहते हो तो आप एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 में 10 का भाग लगा दो, तो यानी कि 36.5 यानी राउंड ऑफ 37 डेज़ के अंदर हमारा मटेरियल जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। और ये जो रेशियो होता है मटेरियल टर्नओवर, ये जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। और आप लोगों ने लास्ट ईयर वैसे रेशियो एनालिसिस 12th के अंदर पढ़ा है और उसमें ये रेशियो खुद भी पढ़ा है आपने। तो ये जो रेशियो है ये एक्टिविटी रेशियो का पार्ट है, और टर्नओवर रेशियोज बिजनेस के अंदर जितने ज़्यादा होते हैं उतना बिजनेस के लिए अच्छा होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट एक बार कोर्स करे, ठीक है, 2 बार करे बेटर है, 3 बार करे गुड है, 4 बार करे बेस्ट है, तो मतलब कि वो अपना कोर्स जितनी बार करेगा उसकी फ्लुएंसी, उसकी टाइमिंग, उसकी एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी और उसके अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से जितना ज़्यादा रेपुटेशन जो है वो मटेरियल का होगा बिज़नेस के लिए, वो उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, अच्छा माना जाएगा। तो इसलिए टर्नओवर रेशियोज जो है वो जितने ज़्यादा हो बिज़नेस के लिए उतना ही बेटर चॉइस रहेगा। अब देखिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल। और वैसे आप लोगों को पता भी होंगे इनके फार्मूले, फिर भी मैंने एक बार लिख दिए हैं और आप लोगों को मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप लोग जो है बराबर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करते रहिए, और किसी को भी प्रॉब्लम हो तो वो आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, प्लस अगर ज़रूरत हो तो आप कॉलेज आकर भी जो है पूछ सकते हैं कि भाई कोई चीज़ अगर आपको मैंने जो बताई है वीडियो में अगर आपको समझ ना आए तो आप कॉलेज में भी जो है वो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं आके। तो इसका जो फार्मूला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो जैसे आप लोगों ने 12th के अंदर काफ़ी सारे लेसन्स के अंदर कंज्यूम्ड वर्ड यूज़ किया है। कंज्यूम्ड वर्ड का मतलब होता है कि उस चीज़ का ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, प्लस उसके अंदर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और माइनस उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि भाई ना हमने रॉ मटेरियल जो है वो कितना यूज़ किया है या कितना कंज्यूम्ड किया है। अभी एवरेज स्टॉक क्या है, तो एवरेज स्टॉक तो बहुत ही बेसिक टर्म है। एवरेज स्टॉक का मतलब सिंपल सा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़कर उसमें अपन क्या करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे। तो ये 2 चीज़ें हमको जो है बस कैलकुलेट करनी है, जिससे कि हमारा मटेरियल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। और अगर अपन इसको दिनों में देखना चाहें तो वो खाली 365 में मटेरियल टर्नओवर रेशियो का आप क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो वो फार्मूला मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताते समय उसी के अंदर आपको लिखवा दूंगा। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन इसमें जो है वो यहाँ पे नोट किया है
जो जहाँ तक मुझे याद है पुरानी बुक के अंदर ये शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा जहाँ पर मटेरियल का एक ही लेसन है। और अभी मेरे पास बुक जो है वो नई वाली बुक है जिसके अंदर इसका क्वेश्चन नंबर है आपके न्यू बुक में 14। इसके अंदर 3 तरह के मटेरियल दिए हुए हैं ABC, तीनों का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग और परचेज है। जैसे कि आपने देखा कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में भी ये तीनों चीज़ें चाहिए और एवरेज स्टॉक भी निकालना होता तो भी ये तीनों चीज़ें ही चाहिए होती है आपको। और इनके सबके नंबर्स दिए हैं, NOS दे रखा है, तो नंबर दे रखा है, जबकि अपन को इसके अंदर चाहिए होते हैं अमाउंट्स। तो लेकिन एक चीज़ बढ़िया है कि इसके अंदर जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 1 रुपये ही है। तो इसका मतलब 1 रुपये से अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी कि ये है। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता देता हूँ एक बार कि किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व होगा। तो एक बार इसको मैं बोर्ड को क्लीन करके फिर इसको आप क्वेश्चन को कंप्लीट करके बताता हूँ। तो देखिए मैंने इसमें क्वेश्चन जो है उसका फॉर्मेट एक लिख दिया है। यहाँ पे देखिए कि 3 प्रोडक्ट है आपके ABC का, लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक का सोल्यूशन पूरा करके बताऊँगा और जिससे कि आप B और C का जो है एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर उसको जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए कि जैसे यहाँ पे A का जो है स्टॉक इसमें, तो A का आपको इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 700 यूनिट्स। उसके बाद इसकी जो है आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 200 और परचेज दे रखी है 11,500। तो मैं सिर्फ A का आपको, जैसे मैंने आपको कहा, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ और B C का आप होमवर्क के अंदर उसको कंप्लीट कर दें। तो ओपनिंग स्टॉक A का है आपके 700 यूनिट, परचेज है 11,500, तो 700 प्लस 11,500 तो ये आ रहा है 12,200 और इसमें से 200 यूनिट आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक की घटा देंगे तो रॉ मटेरियल कंजप्शन आपके जो है वो कितना आ जाएगा 12,000। अब इसके बाद अपन को इसके अंदर जो है तीनों का जिस तरह से आप रॉ मटेरियल कंजप्शन पहले निकाल दीजिए और उसके बाद आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना है अगला स्टेप एवरेज स्टॉक। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया आपका वर्किंग नोट का। फिर सेकंड स्टेप आपका हो जाएगा एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला अपना क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो A का ओपनिंग स्टॉक है हमारा 700, क्लोजिंग स्टॉक है इसका 200, दोनों को ऐड करके 2 का भाग लगाना। तो इसमें 700 प्लस 200 डिवाइड बाय 2, तो ये 450 यूनिट्स जो है वो आपके इसमें आ रही है। अब आप इसके अंदर मटेरियल टर्नओवर रेशियो का भाग लगाइए, मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या था अपना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो मैं A का ही सॉल्व कर रहा हूँ, जैसा आपको पहले ही बताया, तो A का ही आंसर इसमें निकालूंगा। तो A का रॉ मटेरियल कंजप्शन है आपका 12,000 और एवरेज स्टॉक अपन ने A का निकाला है 450। तो 12,000 को अगर 450 से डिवाइड करें तो ये आ रहा है 26.67 टाइम्स, यानी कि आपका जो साल में मटेरियल जो ख़त्म होता है वो कितनी बार ख़त्म होता है, 26.67। और अगर आप दिनों में देखना चाहते हो, जिसको बोलते हैं एज ऑफ स्टॉक, कि भाई कितने दिन में आपका मटेरियल जो है वो यूज़ होता है, तो साल में 365 दिन होता है, 365 डेज, और 26.67 बार आपका मटेरियल जो है वो ख़त्म होता है। तो देखिए कि अकाउंट के अंदर, अब जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर आप पढ़ते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास इस तरह का डेटा हो 26.666 या 33.333 इन्फिनिट हो, चलता ही जा रहा है, तो आपको हमेशा इसमें कैलकुलेटर मिलेगा। इस साल आपको ये भी बता देता हूँ आपको कि कैलकुलेटर आपको अलाउ होगा, एग्जाम में भी आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। तो आप 365 को जब डिवाइड करें तो 26.6666 कैलकुलेटर में जितने आपके डिजिट है 10, 11, 12 उससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका काफ़ी नज़दीक और एक्यूरेट आएगा। तो ये आ रहा है 13.68। तो 13.68 जो है वो डेज राउंड ऑफ अगर करें तो ये आपके कितना आंसर आ जाएगा 14 डेज़, यानी कि हर 14 डेज़ के अंदर A का जो है आपका मटेरियल जो है वो A मटेरियल आपका ख़त्म हो जाता है। और ऐसे B का C का भी आपको कैलकुलेट करना है। और जब तीनों का आप स्टॉक का मटेरियल का जो है ये एज ऑफ स्टॉक या डेज ऑफ स्टॉक आप अगर कैलकुलेट कर लें और वहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा, जैसे मैं एज़ पर आंसर अगर आपको बताऊँ तो A को 14 डेज़ लगते हैं, B को 26 डेज़ लगते हैं और C को आपको लगते हैं 252 डेज़। तो यानी कि A आपका फास्ट मूविंग मटेरियल है जो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, B आपका स्लो मूविंग है थोड़ा जो 26 दिन में होता है, और जो C है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है क्योंकि उसको एक बार में ख़त्म होने में 250 डेज़ लग जाते हैं, मतलब कि लगभग साल का एक बड़ा हिस्सा जो है उसके अंदर आपका कंप्लीट हो जाता है।
तो ये अलग एक सेपरेट टॉपिक था। तो इस क्वेश्चन के बस बी और सी पार्ट आप करके थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें बताता हूँ। थैंक यू। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ABC एनालिसिस या ABC वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन उसको कहते हैं। तो इसके बारे में जो है वो 7 नंबर में एक अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है ABC एनालिसिस के बारे में। बेसिकली ABC एनालिसिस का मीनिंग ये होता है कि आपको अपने जितने भी तरह का जो मटेरियल है उसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है, A, B और C में। और वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि A कैटेगरी के अंदर आपको ऐसा मटेरियल रखना है जिसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो, लेकिन जिसकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ती हो, मतलब जिसकी वैल्यू बड़ी हो। B कैटेगरी में मॉडरेट यानी मध्यम दर्जे की चीज़ों को रखना है जिसकी क्वांटिटी भी ठीक ठाक हो और जिसकी प्राइस भी हो, ओवरऑल कॉस्ट का वैल्यू जो है उसका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो। और लास्ट जो है C कैटेगरी, वहाँ पर अपन ऐसी चीज़ों को रखते हैं जिसकी क्वांटिटी तो बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन उसका जो ओवरऑल अमाउंट होता है, उसकी जो प्राइसिंग होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ कैटेगराइज करने का जो मीनिंग है या जो रीज़न है वो ये होता है कि जैसे A कैटेगरी का जो मटेरियल है वो ज़्यादा महंगा है और कम क्वांटिटी उसकी रहती है, तो कोई भी व्यक्ति अगर उसको चुराता है या वेस्ट करता है तो कंपनी को, हमारे प्रोडक्शन जो है कंसर्न को नुकसान ज़्यादा होगा। और C कैटेगरी के अंदर अगर वो थोड़ा बहुत वेस्ट भी कर देता है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी प्राइसिंग जो है वो बहुत ही कम है और प्लस उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर थोड़ा बहुत ख़राब भी हो जाए तो भी उससे हमको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमारे पास इसके अंदर पुरानी जो बुक थी उसमें इसका कोई क्वेश्चन अवेलेबल था ही नहीं, लेकिन इस बार जो है नई बुक के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो न्यू बुक के अंदर आपको दिया गया है। तो वो क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से अगर एग्ज़ाम में 7 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ आप ये थ्योरी थोड़ी बहुत जो मैंने बताई है वो लिख सकते हो और क्वेश्चन आए तो उसको कैटेगराइज भी कर सकते हो। तो हमारे पास देखिए कि टोटल मिला के 10 तरह का मटेरियल है, अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग रेट। जैसे 7100 वाला है, 8040 वाला है, सो ऑन एंड ऑन इस तरीके से काफ़ी सारे। अगर हम कुछ बड़े बड़े वैल्यूज़ देखें तो एक गुड्स है जो 1000 यूनिट है और 1000 रुपये उसकी पर यूनिट रेट है, तो मतलब कि ये बहुत ही क्वांटिटी में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर उसकी वैल्यू जो होगी वो बहुत बड़ी होगी। तो ये डेफिनेटली आपके A कैटेगरी में ही आएगा। इसी तरीके से आप देखें तो इनमें कुछ बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ है आपके पास, जैसे कि 18000 है, ये 25000 है, तो ये बहुत सारा गुड्स आपके पास है। और 18000 की रेट भी 10 रुपीज़ है, सिर्फ कम ही है काफ़ी। और 25600 यूनिट है, उसकी रेट सिर्फ 5 रुपये है। तो ये डेफिनेटली आपकी C कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी तो काफ़ी ज़्यादा है और उसकी जो रेट है वो आपके है काफ़ी कम। तो इस तरीके से अपन कुछ हद तक तो इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर मैं पूरे क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ कि कौन सी कैटेगरी के अंदर अपने शामिल हुआ है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले है बड़ी बड़ी वैल्यू। अगर हम देखें कि भाई जिसकी क्वांटिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो लेकिन उसका अमाउंट काफ़ी बड़ा बन जाए। तो वैसे ही अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो ये है ही आपका कि 1000 यूनिट है और वो आपके 1000 रुपये रेट पर है। तो 1000 × 1000, तो 1000 तो हमने यहाँ पे A कैटेगरी के अंदर इसका जो सीरियल नंबर है, इसका सीरियल नंबर 4 है वो लिखा, 1000 इसकी क्वांटिटी लिख दी। और इसके बाद इसका परसेंटेज निकालना है कि टोटल में इसका परसेंटेज कितना है। पर यूनिट रेट इसकी कॉलम के अंदर है नहीं, तो अपन ने सीधा इसमें 1000 यूनिट 1000 रुपये वाले हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 10 लाख। फिर उसके बाद अगर हम और कोई बड़ा अमाउंट देखें कि भी जैसे मान लीजिए कि 2000 यूनिट है हमारे पास जिसकी रेट भी 100 रुपये है, तो 2000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि इसका अमाउंट भी काफ़ी बड़ा है, तो ये 2 लाख आ गया A कैटेगरी के अंदर। और इसके अलावा हमारे पास एक बड़ा अमाउंट और बन रहा है, 7000 यूनिट है 100 रुपये वाली, तो यानी कि उसका अमाउंट भी 7000 × 100 हमारे कितने बनेगा, 7 लाख। कई बार ये थोड़ा स्लाइटली कन्फ्यूजिंग हो जाता है A और B के अंदर कि जैसे मान लीजिएगा आपने यहाँ पर 1 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर, तो एक तो ये 4th वाला A में चला गया आपका, एक आपका 3 नंबर वाला A में चला गया और एक 1 ये भी A में चला गया। तो कई बार स्टूडेंट को ये भी रहता है कि जैसे कि 3000 यूनिट है तो ये भी तो 100 रुपये वाली रेट की है, ये भी आपके जो 7000 है ये भी 100 रुपये वाली रेट की थी, 2000 भी 100 वाली थी। तो इसको अपन किस तरीके से जो है वो क्लासीफाई कर रहे हैं, तो हम बस इसमें यही देखते हैं कि जैसे ये 100 है तो इसका अमाउंट थोड़ा बड़ा बन रहा है, 7000 × 100 यानी कि 7 लाख रुपए, तो इसलिए हमने उसको इस कैटेगरी में रखा है। अगर बाई चांस एक आध पॉइंट अगर ऊपर नीचे लिख भी देते हैं हमारे इंपॉर्टेंस के हिसाब से कि हम इसको A में या B में रखते हैं, तो उससे कोई विशेष फर्क आपकी नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद B में
ऐसे बचे हुए गुड्स जिनकी रेट थोड़ी ज़्यादा पड़ती है वो बी में शामिल करेंगे। जैसे कि बी में हमने एक तो इसको शामिल कर लिया कि 3000 यूनिट है 100 रुपये वाली, तो अच्छा खासा उसका अमाउंट बन गया 3 लाख। एक आपने उससे बड़ी रेट जो है 100 से कम रेट क्या पड़ती है 40, तो 100 से कम 40 पड़ रही थी, तो 8000 इंटू 40 3,20,000। और 40 से कम रेट जो है वो हमारे इसके अंदर 30 है। तो 30 में भी दो क्वांटिटी है, एक तो ये 4400 है और एक 5000 है। तो हमने इसमें 5000 वाली क्वांटिटी को बी में रखा है, क्योंकि 4400 को 30 से मल्टीप्लाई करो और 5000 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो ये अमाउंट आपका जो है वो थोड़ा क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो बड़े अमाउंट को हमने यहाँ पे लिख दिया और बाकी जितने भी बच गए 6, 7, 8, 9, तो ये सारे के सारे आपकी कौन सी कैटेगरी के अंदर आ गए, सी। अब अगर आपको ये पता लगाना है कि इनका जो क्वांटिटी है ए में कितनी है गुड्स की और वैल्यू कितनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए कि हमारे यहाँ पे इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे जोड़ भी लगा दी कि ए की क्वांटिटी है टोटल 10,000 यूनिट, इसकी 16 और इसकी 54, तो 10, 16, 54 यानी टोटल मिला के कितनी हो गई 70,000। तो यानी मैं यहाँ पूरे में सॉल्व कर देता हूँ इसको कि 10,000 क्वांटिटी है ए की, टोटल 70,000 में, तो इंटू 100, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा कि 10,000 यूनिट है अगर 70,000 में, तो परसेंटेज के हिसाब से ये 14.29% जो है वो आपका इसके अंदर गुड्स है। वैसे कि वैसे सेकंड कैटेगरी में 16,000 यूनिट है 70,000 में से इंटू 100, तो 16,000 डिवाइड बाय 70 इंटू 100, तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है 22.86%। और लास्ट वाला जो है 54,000 है 70,000 में, और मल्टीप्लाई करेंगे अगर 100 से तो 54 डिवाइड बाय 70, तो यानी इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हमने रखी है, ये रखी है हमने 77% जो है वो आपका इसका गुड्स रहा। तो ए कैटेगरी में हम क्या रखते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी रखते हैं जिसका अमाउंट बड़ा होना चाहिए। बी कैटेगरी के अंदर मीडियम क्वांटिटी मीडियम रेट, और सी के अंदर कैटेगरी के अंदर हम बहुत बड़ी क्वांटिटी को रखते हैं जिसका जो ओवरऑल वैल्यू होता है वो क्या होता है, कम। अब मैं इसकी ओवरऑल वैल्यू निकाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसकी टोटल भी लगा दी है कि इसकी 19 लाख, इसके 7,70,000 और इसकी 5,60,000, तो इसकी जोड़ हो रही है 32,30,000। तो 19 लाख डिवाइड बाय 32,20,30,000 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसका आंसर देखिए कितना आता है 19 लाख डिवाइड बाय 32,30,000 और इंटू 100। तो देखिए कितना बड़ा परसेंटेज आया कि इसकी क्वांटिटी जो थी वो तो थी सिर्फ आपके कितनी 14%, और जबकि ओवरऑल कॉस्ट के अंदर इसकी जो वैल्यू पड़ती है वो आपकी कितनी पड़ रही है, वो पड़ रही है 58.82%। तो यानी काफ़ी बड़ा अमाउंट इसका परसेंटेज में ये कवर कर रहा है अपनी कॉस्ट का। सेकंड 7,70,000 है 32,30,000 में और इंटू 100, तो 7,70,000 बट्टा 32,30,000 और इंटू करेंगे 100 से, तो इसकी परसेंटेज आ रही है 23.83, और इसके पीछे 9 है, 3 के पीछे तो 84 कर दीजिए। और लास्ट कैटेगरी में 56 लाख है 5,60,000 सॉरी 3230 में और इंटू 100, तो इसका जो परसेंटेज आ रहा है 5,60,000 डिवाइड बाय 3230, और ये इसकी परसेंटेज आ रही है 17.33। तो देख लीजिए, अब वापस रिपीट करें, इसकी क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी में सिर्फ 14% है, जबकि इसकी कॉस्ट है लगभग नियरली 60%। इसकी क्वांटिटी जो है टोटल क्वांटिटी में 22% है, जबकि इसकी कॉस्ट भी केवल 23% है। तो ये मॉडरेट यानी मध्यम दर्जे की बात हो गई। और लास्ट के अंदर इसकी क्वांटिटी आपके है 77%, और जबकि इसकी कॉस्ट सिर्फ है आपके 17%। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको पता चला कि इसके अंदर जो इसकी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने सी में रखा। और ए के अंदर क्वांटिटी बहुत कम पर वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको ए में रखा। और जो मीडियम जो है दोनों में, केस में भी थोड़ा उसमें भी थोड़ा, तो फिर हमने उसको कौन सी कैटेगरी के अंदर शामिल किया, उसको बी कैटेगरी। इस तरीके से इसका एनालिसिस होता है। और अगर इनकी कॉस्ट पर यूनिट निकालें तो यहाँ पे जैसे 19 लाख रुपए का गुड्स है टोटल ये हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी के अंदर, और यूनिट है इसकी 10,000, तो 19 लाख में 10,000 का भाग लगाया तो फर्स्ट की कॉस्ट आ रही है 190। सेकंड के अंदर 7,70,000 रुपये का गुड्स है हमारे पास और 16,000 यूनिट्स है, तो इसकी रेट आ रही है 48.125।
और लास्ट कैटेगरी के अंदर बात करें 5,60,000 और डिवाइड बाय 560 डिवाइड बाय 54,000, तो इसकी रेट पर यूनिट आ रही है 10। तो देखिए रेट में भी हमको पता चल रहा है कि ये जो है पर यूनिट काफ़ी कॉस्टली है, 190 रुपये का है, जो बाकी वाले इससे तो लगभग 19 गुना बड़ा है अमाउंट, और इससे लगभग आपके जो है नियरली 4 टाइम के आसपास है। तो मतलब इसकी कॉस्ट पर यूनिट 190 रुपये है, इसकी लगभग 48 रुपये और इसकी सिर्फ 10 रुपये है। तो इससे भी पता चल जाता है कि हमारे पास जो गुड्स की वैल्यू है उसके हिसाब से ये बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा, बी मीडियम है और सी आपके काफ़ी सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका ABC एनालिसिस जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।